अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम द डॉक्टर बुज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शम्सा साबिर। नाजरीन, हमेशा की तरह हमारी आज भी यही कोशिश रही है एक अहम मौजू पे बात की जाए, एक नए मौजू और अहम मौजू पे गुफ्तगू की जाए। हमारे रोज़मर्रा रूटीन में मसाइल जो दरपेश आते हैं, जो मसले हम लोग रोज़मर्रा रूटीन में फ़ेस करते हैं ग़िज़ा के हवाले से, इनको किस तरह से हल किया जा सकता है। आज का बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब, जो है हमारा हेल्दी डाइट एंड वेट लॉस। कितनी ज़रूरी है हमारी रोज़मर्रा रूटीन में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए एक हेल्दी डाइट, क्या इंपॉर्टेंस रखती है। इन तमाम टॉपिक्स पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे फरवा। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर उम्मे फरवा न्यूट्रिशन थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। इनसे हम तमाम मसले और मसाइल जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में ग़िज़ा से मुतालिक दरपेश आते हैं, इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर, पहले तो हम अपने नाजरीन को बताना चाहेंगे ग़िज़ा की ज़रूरत कितनी है, क्यों ज़रूरी है ग़िज़ा, एक प्रॉपर हेल्दी ग़िज़ा क्या है। देखें, डाइट जो है ना, हमने लाइफ के जितने रूटीन फंक्शंस करने हैं, ज़िंदा रहने के लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो आपका सर्वाइवल नहीं इसके बगैर। आपने आइज़ भी ब्लिंक करनी है तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है। एनर्जी हमें खाने से मिलती है। और जहाँ बात आती है न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बच्चे की माँ के पेट में शुरू हो जाती है। न्यूट्रिशन वो नहीं है कि जो बच्चा जब दुनिया में आया उस वक्त उसकी डाइट शुरू होनी थी। न्यूट्रिशन यूट्रस में स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे हमारा एक बड़ा मेन प्रॉब्लम जो है वो ये कि हम बच्चियों को एजुकेट नहीं करते, गर्ल्स को स्पेशली, कि शादी से फ़ौरन पहले आपको क्रैश डाइट्स और इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। होता क्या है, आपकी यूट्रस जो है वो मेलनरिश्ड हो जाती है, वीक हो जाती है। और एक जब वीक यूट्रस के साथ आप प्रेगनेंसी में एंटर होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिसकैरेज हो जाता है। तो एक तो प्री कंसेप्शन जो टाइम है उसमें एक अच्छी डाइट की हमें बड़ी ज़रूरत है। उसमें ख़ास कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं, आयरन इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे की जो है वो उसका ब्रेन डेवलपमेंट होनी होती है। और वो मदर्स जिनके अंदर शुरू में ही जब हम उन्हें फॉलिक एसिड नहीं देते, फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होती है तो स्पाइना बिफिडा एक बड़ी कॉमन है प्रॉब्लम जो बच्चों के अंदर हमें नज़र आती है। बिल्कुल। और उन बच्चों की ज़िंदगी मुश्किल भी होती है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि इस तरह के न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर्स बच्चों में हमें नज़र आते हैं कि वो सर्वाइव भी नहीं कर पाते। फिर आ जाते हैं बच्चे की ज़िंदगी के पहले 1000 दिन, 1000 डे मॉडल हम कहते हैं। 1000 डेज मॉडल जो है वो ये कहता है कि बच्चे का वो टाइम जो उसका यूट्रस में था और बाहर आने के बाद, दुनिया में आने के बाद, उसकी ज़िंदगी के पहले 2 साल वो आपके 1000 डेज बनते हैं। उस दौरान हमें उसको एक बहुत अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो देने की ज़रूरत है। अगर उस टाइम पे बच्चे की डाइट अच्छी है तो ही उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। अगर उस टाइम पे हमसे गलतियाँ हो गई फिर बच्चा जो है स्टंटिंग का शिकार होगा। अब माशाल्लाह लोगों में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है कि जी स्टंटिंग क्या है, स्टंटेड ग्रोथ है। पाकिस्तान में स्टंटिंग की प्रेवलेंस बहुत हाई है। और स्टंटिंग जो है हम बच्चे की पहली ज़िंदगी के 2 साल में प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो एक इरिवर्सिबल लॉस है, हम उसको ठीक नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अक्सर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो ओबेसिटी भी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बढ़ती जा रही है, इस पे भी मैं अभी आऊँगी, क्योंकि अब हम 9th मोस्ट ओबीस कंट्री हैं। और उसमें ये है कि बच्चों में ओबेसिटी भी आती जा रही है। कुछ है ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं, एक तो ओबेसिटी ज़्यादा है और उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं कर सकते क्योंकि ग्रोथ भी हो रही है और बच्चे ने बढ़ना भी है। सही हो गया। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइए हेल्दी डाइट एक दिन में तमाम लोगों की क्या हो सकती है? क्या सेम ग्रुप के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, टीनेजर, यंग चिल्ड्रंस के लिए, या जो जिनकी ज़्यादा उम्र है हो गई है, तो इनके लिए खुराक सेम होनी चाहिए? समटाइम पेशेंट्स होते हैं उनके लिए घर में एक ही मतलब खाना पका है तो सब ने वही खाना है, क्या कहेंगे इसके बारे में? न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हर इंसान की मुख्तलिफ होती हैं, डिपेंड करता है उसकी डेली रूटीन पे, उसका लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज कितनी है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। जिस तरह ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन डाइटरी नीड्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, 50 साल की उम्र के बाद रिक्वायरमेंट्स कम होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि आपका मैदा उस तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, आपको उतनी ज़रूरत नहीं रहती। फिर आ जाती हैं जिस तरह फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं क्योंकि आप कंसीव कर सकते हैं, आपके ब्लड लॉसेज होते हैं ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, उसमें रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो हर एज ग्रुप में रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट होती है। लेकिन जो पहली बात जो इसमें आ जाती है ना, वो सबसे पहले हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बच्चा जो बर्थ के टाइम पे उसको आपने जो पहला मदर को मिल्क सिक्रीट होता है क्लोस्ट्रम, वो ज़रूर फीड करवाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग पहले 6 माह
आप समझ लें कि वो बस एक तरह का ज़िंदगी और मौत का मामला मतलब लाजमी है ये। वो लाजमी है, वो मैंडेटरी है। उसमें आपने पानी भी नहीं, आपने कुछ नहीं देना, कोई घुट्टी कोई चीज़ नहीं। पहले 6 माह बच्चे को सिर्फ ब्रेस्ट फीड करवाएं मदर। डॉक्टर साहिबा, अब मुझे ये बताइए खुराक की मिकदार कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में कॉन्सेप्ट नहीं है कितना खाना है, किस टाइम कितना फूड इनटेक करना है। रात को बहुत ज़्यादा खा लेना, दिन में खा लेना या कम खाना, क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? जो एक हम जो हेल्दी एक रिकमेंडेशन है हमारी न्यूट्रिशन की, वो ये है 5 to 6 मील्स अ डे एक नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल को लेने चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि देखें हम ये जो मोटापा और सारा मसला आ जाता है ना, सुन्नत में भी हम हमेशा सुनते हैं जी जब थोड़ी भूख बाकी हो खाने से हाथ खींच लो। आपको भूख रख के खाना चाहिए, असल बात ही है। पोर्शन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हो सकता है मेरे लिए अगर पोर्शन कंट्रोल मैंने करना है, मैं एक चपाती से हाफ पे जाऊं, आपने 1.5 से 1 पर आना हो, तो पोर्शन साइज जो है वो भी हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन इसकी कोई बहुत बेसिक टिप्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। सही। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये 3 मील्स हैं जो हमने लेने ही लेने हैं। टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उठने के आधे घंटे के अंदर नाश्ता कर लेना चाहिए। उस वक्त मेटाबॉलिज्म आपका बहुत हाई हुआ होता है, और आप अब जितने ये जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स हैं, इससे आपकी बॉडी को फ़ायदा ये होता है कि बॉडी कैलोरीज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। अक्सर हम कुछ लोगों को देखते हैं वो सब कुछ खाते हैं, पतले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं खाते, वेट पुट ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल। उसकी मेन रीज़न ये है, कुछ लोगों की बॉडी का यूटिलाइजेशन रेट ज़्यादा होता है, कुछ की स्टोरेज ज़्यादा होती है। और जब हम खानों में बहुत लंबा गैप ले आते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। बॉडी जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होती है, वो सर्वाइवल मोड में जाती है। उसे लगता है इस इंसान ने पहला खाना मुझे 6 घंटे लेट दिया, हो सकता है मुझे अगला मील भी लेट मिले, इसलिए जो हम खाते हैं बॉडी उसे फ्यूचर के लिए स्टोर करना शुरू कर देती है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है आप थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। अब थोड़ा थोड़ा करने में लोग अक्सर मुझे कहते हैं डॉक्टर साहिबा इसका मतलब ये बंदा सारा दिन खाना खाता रहे। हाँ ऐसा नहीं है। आपने सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स बहुत ज़रूरी है। आप घर के बने कबाब यूज़ कर सकते हैं, एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को अंडा मतलब सुबह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ऑयल्स का इस्तेमाल कम करें, फैट्स का इस्तेमाल कम करें, चिकनाई वाली चीज़ों का। उसको आपने, असल बात ये उसको कंट्रोल करना है। हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप ब्रेकफास्ट जो है अपना हेल्दी अच्छा ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक लें। स्नैक्स में आपको फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जूसेस से बेहतर होता है आप रॉ फॉर्म में फ्रूट लें। 1 से 2 दरमियाने साइज़ के फ्रूट्स ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है, कोई नॉर्मल है, हाई उसका जो है एनर्जी एक्सपेंडिचर हाई है, बड़ा ज़्यादा फिजिकल एक्टिव है, 2 फ्रूट्स तक खा सकता है। कोई बहुत ओबीस है तो वो 1 दरमियाने साइज़ का फ्रूट खा ले। फिर कुछ बड़े साइज़ के फ्रूट हैं, गर्मा, तरबूज, अब वो तो आप पूरा नहीं खाएंगे। हाँ। वो उसका रूल ये, आप 1/2 to 1 कप कट क्यूब्स ऑफ फ्रूट ले सकते हैं। अब आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, हम क्या करेंगे, हम हो सकता है बास का हमारे पास फ्रूट ना अवेलेबल हो, हम नट्स खा सकते हैं। बिल्कुल। नट्स का भी ये नहीं कि हम, कई लोग वो फिर पूरी बड़ी वाली मुट्ठी भर लेते हैं। हाँ। 1 ऑन्स नट्स आपके बिल्कुल इतने से होते हैं, आप समझ लें 1 टेबल स्पून जितने, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है 1 से 2 बजे वाला टाइम होता है लंच टाइम। लंच टाइम में आप ज़रूरी नहीं है कि आपने रोटी चावल ही खाने हैं, हम बीन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि बीन्स में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। और कई लोग अक्सर मुझे कहते हैं जी हमने वेट रिडक्शन करनी है लेकिन हम ऑफिस में होते हैं, हम क्या खाएं, तो उसकी बड़ी सिंपल टिप है, आप बीन्स सैलेड खा सकते हैं। सही। उसमें आप सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप अगर सब्जियां, कई लोग बोलते हैं भाई हम सैलेड खाली नहीं खा सकते, आप उसे थोड़ा सा ब्लांच कर लें, बॉइलिंग वाटर में डालें, हल्का सा बॉयल कर सकते हैं। आप बिल्कुल लाइट ऑयल में उसे सौते कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट बेसिक, अब ये समझ लें एक न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है आपको इंग्रेडिएंट्स बताना। बिल्कुल। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप रेसिपीज़ में कितने चेंजेस लाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जो पाकिस्तानी डाइट है वो वेट रिडक्शन के लिए बेस्ट है। ठीक। बहुत सिंपल उसका रूल है कि आपका 1/2 कप जो भी आपके घर सालन बना है आप वो खाएं। आपकी चपाती जो है, हमारे यहाँ पे चपाती का साइज बहुत बड़ा है, जो इंडियन साइज है ना वो ठीक है, आप एक वो खाएं। 1 कप सैलड ज़रूर लें, 1/2 कप योगर्ट ज़रूर लें, आपका बैलेंस। हमारे यहाँ तो इसको अगर कह लें कि ये रिवाज बन गया, जब तक हमारा पेट फुल नहीं होगा हमने हाथ पीछे नहीं खींचना। रहते हैं हमारे बहुत खाते पोर्शन साइज, पहले हमारे यहाँ पे भी बर्गर्स का जो साइज़ था छोटा था, वो भी बढ़ना शुरू हो गया। हमारे यहाँ हम देखते हैं जहाँ भी हम निकले, हमें हर, मेरा ख्याल है कोई 5 दुकानें छोड़ के तो अगली हमें कोई जो है ईटरी मिलती है, कोई रेस्टोरेंट होता है, कोई फास्ट फूड। बिल्कुल ऐसे ही तो हमारे यहाँ कंजप्शन हाई होती जा रही है। तो आपका लंच हो गया, फिर 4 से 5 बजे आपका इवनिंग स्नैक, जो कि सेम जो मिड मॉर्निंग स्नैक की रिकमेंडेशन है वही, और 8 बजे तक मैक्सिमम आपको डिनर कर लेना चाहिए। फिर कुछ होते हैं स्टूडेंट्स देर तक जाग के पढ़ते हैं, उस दौरान वो कोई ना कोई गलत चीज़ें भी खाते हैं, तो खुद को स्टारवेशन में मत लेकर जाएं।
आप 10 बजे 10 से 11 बजे के टाइम में बेड टाइम स्नैक ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, इसी में ही एक और सवाल मज़ीद ऐड करते चले जाते हैं कि सुबह का नाश्ता बहुत सारे बच्चे, बड़े, वर्किंग वुमेंस, वर्किंग पर्सनैलिटीज़ जितने भी होते हैं वो स्किप कर देते हैं कि नहीं खाएंगे तो पूरा दिन चलेगा। इसकी कितनी ताकत मिलती है पूरा दिन खान जो हम सुबह का नाश्ता करते हैं, क्या ग़िज़ायत मिलती है हमें? अक्सर हम लोग जब ऑफिस आते हैं तो कई लोग एजिटेटेड होते हैं, मेजॉरिटी आपको थोड़े से उस टाइम पे लेज़ी नज़र आ रहे होते हैं। मेजॉरिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं 10-11 बजे ईमेल्स का जो टाइम है ना वो मैं देखती हूँ अक्सर, क्योंकि मैं खुद भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर चुकी हूँ, तो उस टाइम पे ज़रा ज़्यादा मेल्स चल रही होती हैं, जिसका मतलब ये है सुबह 8 से 10 बजे तक मेंटली बहुत से लोग सोए ही होते हैं, क्योंकि दिमाग को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अक्सर लोग सुबह उठ के सिर्फ चाय ले लेते हैं, जी हमने चाय या कॉफ़ी नहीं ली हम नहीं जाग पाते। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल जाग सकते हैं। असल बात यह है कि 8 घंटे का जो टाइम होता है ना उसको हम फास्टिंग कंडीशन कंसिडर करते हैं। अब हमने अगर अर्ली भी अपना डिनर ले लिया है तो उसके बाद ये देखें कि लंबा टाइम आया था। आप अगर सुबह उठ के सिंपल जूस भी पी लेंगे तो आप उतने ही जागेंगे जितना आपने चाय या कॉफ़ी से जागना था, इसलिए नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम टाइम पे खाना खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, 3 टाइम मील लेंगे, पेट भर के खाना खाएंगे। ये रॉन्ग कंसेप्ट है, मनफी उनकी सोच डेवलप की गई है कि अगर आप पेट भर के खाना खाएंगे या अगर आप डाइट पे हो तो आप ये सब कुछ खाना छोड़ दें, वो बिल्कुल खाना स्किप कर देते हैं। इस तरह के व्यूअर्स को क्या कहें? उसकी मैं एक मेन रीज़न बताती हूँ। इंटरनेट हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, मैं समझती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे जो इससे इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट होते चले जा रहे हैं। आपने देखा है बहुत सारी हमारे पास बहुत सी फैट डाइट्स हैं। फैट डाइट्स क्या हैं? कीटोजेनिक डाइट, कैबेज सूप डाइट, एग डाइट, बनाना डाइट, डिफरेंट तरह की हमें डाइट्स मिलती हैं। वैरायटी आ गई है हमारे पास। ये वो वाली वैरायटी है, ये वो वाली डाइट्स हैं जिनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आप इसको जितने दिन फॉलो करेंगे, इनिशियली आपकी बॉडी में एक तो मसल लॉस होता है, आपका वाटर जो है बॉडी का वो कम हो जाता है, तो आपको फौरी तौर पे अपने वेट पे इफेक्ट नज़र आ जाता है। लोग इतने से ही खुश हो जाते हैं। जैसे उस डाइट को स्टॉप करते हैं वज़न वापस आना शुरू हो जाता है। कोई मैजिक पिल नहीं होती, कोई ऐसी हमारे पास कोई ख़ास डाइट नहीं है जो कि रातों में, और ना ही कोई ऐसे कोई फैट बर्नर्स होते हैं कि पता नहीं आपने वो खाए और बॉडी में आग लगी और चर्बी जल गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आपको जो है ना, अगर आपको लॉन्ग टर्म उसके चाहिए इफेक्ट्स के जी मैंने डाइट की और उसके बाद मेरा जो वज़न है वो कंट्रोल में ही रहे, वापस ना आए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और असल प्रॉब्लम आता है हम गूगल पे जाके जो है लोग ये भूल जाते हैं कि गूगल सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है। आपने रिसर्च करनी पड़ती है। जो हमारे पास इतने सर्टिफाइड डॉक्टर्स या डाइटिशियंस हैं वो बहुत सारी रिसर्च, बहुत टाइम इस पर स्पेंड करके पढ़ कर आए हैं। आप सही वाले बंदे के पास जाएं। अक्सर फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जिम इंस्ट्रक्टर्स हैं जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है कि वो इस पे आपको डाइट के ऊपर एडवाइस दे सकें, और एंड में होता कि एंड रिजल्ट के जी आप अपनी हेल्थ जो है ख़राब कर बैठते हैं। अक्सर जिम इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं आपने जी मिल्क प्रोडक्ट तो लेनी नहीं है, टोमेटो डाइट करनी है आपने, लेकिन आपने ये जी वे प्रोटीन का पूरा सप्लीमेंट का डब्बा ये आपने इस्तेमाल करना है। क्यों भाई? आपने घर का दही जमाया, उसके ऊपर जो एक पानी वाली लेयर थी वो वे प्रोटीन थी। हाँ, तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा। इसी से वज़न से अगली बात करते हैं कि लोग खा के फ़ौरन बैठ जाते हैं, स्लिम रहते हैं, लेकिन उनकी टमी फैट्स बढ़ जाते हैं। इसके सॉल्यूशन किस तरह से हो सकते हैं डाइट के साथ? अच्छा, मैं बताती हूँ। देखें, अक्सर लोग कहते हैं जी खाना खाया 100 कदम चल लो, फौरी तौर पे मत चहलकदमी करना। डाइजेशन जो है वो पूरा प्रोसेस है। हम अब डाइनिंग टेबल वगैरह पे बैठ के यूजुअली हम पाँव लटका के खाते हैं। अगर आप ज़मीन पे बैठ के खाते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके मैदे की तरफ ही रहती है। खाने की डाइजेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाती है, और एब्जॉर्प्शन भी। खाना खाते ही फौरी तौर पे नहीं आपको एक्सरसाइज या वॉक वगैरह शुरू करनी, लेकिन कोई 1 घंटा वेट करके आप नॉर्मल चहलकदमी हल्की फुल्की कर सकते हैं 1-1.5 घंटे बाद। लेकिन आपका प्रॉपर खाना जो डाइजेशन है ना, मतलब वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए आपको। लेकिन किसी भी इंसान को रोज़ाना 45 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हम इससे भाग जाते हैं। हमारे पास एक अगला एक्सक्यूज़ ये होता है लोगों के पास, हम जिम नहीं जा सकते। भैया आपने जिम नहीं जाना, आप घर में करें। फिर कहेंगे घर में ट्रेडमिल नहीं है, आपको ट्रेडमिल की भी ज़रूरत नहीं। आपने नॉर्मल वॉक चाहे अपने घर की बाहर वाली रोड पे करने, अगर आपके पास घर में लॉन नहीं आप बाहर कर लें, लेकिन आपके लिए वो जो एक प्रॉपर एक्सरसाइज है वो ज़रूरी है, फॉलोड बाय सम स्ट्रेचिंग। या आप अपने रूम के अंदर रहते हुए आप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं। अब आपके पास इतना एक्सेस है कि
कि आराम से हमारे आपको पास YouTube पे वीडियोस नॉलेज बहुत मिल रहा है, लेकिन हम उसको अवेल नहीं हम कर उसको रहे। यूटिलाइज नहीं करें, क्योंकि लोग, अब प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान शॉर्टकट चाहता है। कोई भी इंसान वेट रिडक्शन तो चाहता है, लेकिन उसके लिए जो एक ख़ास मेहनत है, देखें हमें डिग्री चाहिए होती है, हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पूरे 4-5 साल process की डिग्री complete हम करते हैं। अपनी मुकम्मल करते हैं, हमें पढ़ना पड़ता है, फिर हमें उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, जो कि इनिशियली अनपेड होती हैं, हमें उसके लिए पैसे नहीं मिलते, हम शुरू में हम पैसे दे के काम करते हैं। लेकिन जब वेट और इस सब चीज़ों की बात आती है तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, अक्सर मुझे कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप जैसे आपको तो पता है बैठ के काम करते हैं, तो इस वजह से भाई हम जब तक अपनी हेल्थ पे नहीं ना काम करेंगे, जब हम अपने पेशेंट्स के लिए टाइम निकालते हैं, मेरे पास जब भी मेरा कोई क्लाइंट आता है तो उसको कंसल्टेशन में 1 घंटा पूरा लगता है। उसकी रीज़न ये है कि उसकी पूरी डाइट हिस्ट्री लेनी होती है, उसको सिर्फ खाली डाइट प्लान दे देना काम नहीं, ना ही है कि कोई फोटोकॉपीड या कोई पैम्फलेट नहीं। हर इंसान की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग, उसकी फूड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डाइट प्लान आपको बनाना चाहिए, ताकि वो उसको फॉलो करे, ना कि जाके फेंक दे, जी ये चीज़ मैं खाता नहीं, इसने लिख दिया मैं कैसे खाऊंगा। फिर उसकी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आधा घंटा काउंसलिंग पे लग जाता है। जब तक हमने काउंसलिंग ही नहीं की उस सब का कोई फ़ायदा नहीं, आपकी उस एफर्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। बढ़ते डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अहम सवाल की जाने, बांझपन का मसला खुराक की कमी या ज़्यादती की वजह से बहुत बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल क्या बढ़ता चला कहेंगे जा रहा खवातीन है। को? जब खवातीन के अंदर आपने देखा होगा एक बड़ी आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, पीसीओएस का मसला बढ़ रहा है। उसकी एक जो मेन कॉज है वो मोटापा है, और एक उसकी बहुत बड़ी कॉज जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। चिकन को हम बार बार ब्लेम करते हैं, कोई रिसर्च अभी तक इस बात को साबित नहीं कर सकी कि जी चिकन से पीसीओएस होता है, नहीं। आपका जो फीमेल्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हार्मोन्स जो है ना उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर लेती हैं फीमेल्स। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन है, बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है, लेकिन आपके सेल्स जो हैं उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली, उन्हें पता नहीं चल रहा कि मौजूद है बॉडी में। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। और पहले लोग ये समझते थे जी जिनको पीसीओएस है उनके बच्चे नहीं होंगे, माशाल्लाह होते हैं सब कुछ होता है। और इवन ये जो इनफर्टिलिटी वगैरह का है, मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली, अब हर चीज़ का ऑलमोस्ट माशाल्लाह ट्रीटमेंट मौजूद है। बिल्कुल। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो ये कि वेट से पीसीओएस का मसला आता है। पीसीओएस का इलाज ही है कि आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वेट कम होगा पीसीओएस आपका ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक ही आता है ताल्लुक़ के, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कई बच्चियाँ जो हैं वो क्रैश डाइटिंग करनी शुरू कर देती हैं, तो अडोलेसेंट एज में, उनकी स्कूल टाइम में, उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारा जो है ना एजुकेशन सिस्टम, ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे एटलीस्ट ज़रूर उन्हें स्टूडेंट्स को एजुकेशन दें, सेमिनार्स करवाएं कि लड़कियों को इस टाइम पे, क्योंकि अक्सर बच्चियां अपनी डिग्री कंप्लीट करती हैं तो शादी हो जाती है फ़ौरन, तो उसके बाद में जब वो इतनी क्रैश डाइट, और पहले किसी को नहीं ख्याल आता कि हमने पहले अपना वेट कम करना है, बिल्कुल तब आता है अक्सर लोग आएंगे जी 6 महीने में शादी है, 1 साल में शादी है, अब वेट कम करवा, ये झटपट वाला सीन आ जाता है बिल्कुल। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है वो, क्योंकि एक तो वो भी आपको अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उसमें ये मसला नहीं आएगा कि जो फीमेल है वो उसका फर्टिलिटी इशू होगा, बट यूजुअली होता है ये कंसीव करने के बाद भी मिसकैरेज वगैरह यूजुअली इसीलिए हो जाता है कि बॉडी वीक होती है। फिर आ जाता है, हम फीमेल्स के लिए ज़रूर बात करते हैं इनफर्टिलिटी पे, मेल्स के बारे में नहीं बात करते। हमने हमेशा स्मोकिंग को लंग्स की हेल्थ के साथ एसोसिएट किया, हमने कभी उसको ये नहीं बताया कि लड़कों में इनफर्टिलिटी जो है वो स्मोकिंग की वजह से आती है, मेन कॉज है, वन ऑफ द कॉजेस। ठीक हो गया। और अक्सर फिर ऐसे होता है कि बेसिकली जो स्पर्म क्वालिटी है वो भी इससे इफेक्ट होती है, और उसके बाद में होता अक्सर ये है कि मिसकैरेज हुआ तो यूजुअली फीमेल को ब्लेम किया जाता है। अगर उसका हस्बैंड स्मोकर है, कोई उसको नहीं कहेगा कि ये तुम्हारी वजह से। ये हमारे यहाँ रिवाज बन गया खवातीन को टोंट करना या उन्हें तंज करना कि औलाद नहीं है तो इसमें पहला 1 साल जो है ना उसमें तो लड़की और लड़का दोनों, एक नॉर्मल हेल्दी कपल को कंसीव करने में 1 साल लग सकता है। उस दौरान जो है वो बार बार उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं होती इफ देयर इज एनी गुड न्यूज़, क्योंकि आप एक फीमेल को जब स्ट्रेस में डालते जा रहे हैं वो स्ट्रेस में वैसे ही नहीं कंसीव करेगी। लेकिन कुछ सर्टेन ऐसी डाइट्स होती हैं जिससे हम इनफर्टिलिटी जो है वो मेल और फीमेल दोनों की इंप्रूव की जा सकती है। फीमेल का तो जिस तरह मैंने बताया कि ये जो डाइट में है सारी के हेल्दी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। मेल्स के लिए ये है कि जिंक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जिंक जो है वो बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है स्पर्म हेल्थ के लिए। प्रॉन्स बहुत अच्छे हैं इस चीज़ के लिए।
बाकी जितने भी हमारे पास फल सब्जियां, इसका तो सबका आपको इस्तेमाल करना क्या चाहिए। कहेंगे ये जो मौसमी फल है इसका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है, स्किन पे क्या असर डालता है? बहुत अच्छे असरात डालते हैं। मैंने कभी खूबसूरती बढ़ा देते हैं ख़वातीन मैंने की। कभी आज तक किसी भी अपने पेशेंट को ना जितना मर्जी इशू हो जाए, फ्रूट्स कभी नहीं बंद किए। कभी ऐसी कोई डाइट ना करें जो आपको ये कहे जी कि आपने ये बात याद रखें कि जिन्होंने सिर्फ वेट रिडक्शन करनी है ना, उनको हम कोई फूड ग्रुप बिल्कुल बंद नहीं करते, हम कोई फल सब्जी बंद नहीं करते। वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिस तरह कोई हमारे पास लिवर का पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, उनमें होती हैं कुछ ऐसी ग़िज़ा जिसको हमें रोकना पड़ता है, लेकिन हर एक को नहीं। लिवर वो और एक किडनी अलग चीज़ है। पेशेंट के लिए हम क्या चीज़, मतलब बहुत ही मेजर एक फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स को हम कहें कि इसको स्टॉप कर दें, इसको इग्नोर करें? लिवर पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर फैट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है, हम फैट्स को बंद करते हैं, ठीक है। और किडनी में ये होता है कि किडनी का फंक्शन, आपने जिस तरह क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, अक्सर लोगों के किडनी फेलियर भी हो जाता है। लिवर में तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि जिस तरह अगर किसी को सपोज हेपेटाइटिस वगैरह हुआ है, हेपेटाइटिस में हम हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, सही, क्योंकि इन्फेक्शन है। उसमें ये मिसकंसेप्शन थी प्रीवियसली, लोगों को अक्सर लगता था जब इतना रुझान नहीं था लोगों का न्यूट्रिशन की तरफ गया, कि लिवर पेशेंट जो है उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फलों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, हमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा अमाउंट में देने पड़ते हैं, उस वक्त हाई एनर्जी डाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन चिकनाई को हम कम कर देते हैं। मॉर्निंग में जिस तरह से हम भी वर्किंग पर्सनालिटीज़ हैं, जाते ही चाय मंगवा ली, कॉफ़ी मंगवा ली, फिर दिन में 4 से 5 कप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, क्या इसको ग्रेजुअली रिप्लेस करना चाहिए। एक तो ये कि सुबह में उठते साथ ही जो चाय वाली हैबिट खाली पेट के साथ एसिडिटी कॉज करती है। बहुत सारे लोग अक्सर कंप्लेन करते हैं, मेरे पास भी आते हैं जी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो चाय से आप बिल्कुल जो है, एक तो पहले ही आपका जो है ना सारी रात मैदा खाली, और फिर सुबह, और फिर ये कि उसमें एसिडिटी होती है, उस टाइम पे स्टमक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहली बात तो ये कि उठते ही बिल्कुल चाय मत पिए, ब्रेकफास्ट करके उसके साथ ले लें, पहले कुछ और खा लें, कुछ अच्छा हेल्दी। उसके बाद ये कि कभी आप बहुत ज़्यादा हरी में हैं, आप सपोज किसी ने काम पे भी जाना है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ना है, लेट हो गए हैं, तो उस टाइम पे आप सिंपल एक बॉयल एग भी खा ही सकते हैं, मेरा मैं समझ नहीं निकलते हैं। आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, रेजन्स के साथ इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइड फ्रूट्स में आती है। उसके बाद ये कि जो चाय कॉफ़ी दिन में, ये बेसिकली चाय में भी क्योंकि निकोटीन होती है तो एडिक्शन जो है वो हो जाती है। आप उसको ग्रीन टी के साथ रिप्लेस करें। दूध वाली चाय पीने का तो बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना दूध वाली ना टी वाइटनर वाली। टी वाइटनर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। आप ये समझ लें कि ये आप एक्सेसिव कैलोरीज जो हैं वो अपने अंदर ऐड करते चले जा रहे हैं। सही, ग्रीन टी से रिप्लेस कर दें, वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमने वो चाय के अंदर दूध भी ऐड कर लेना है कोई चीज़, और फिर हम ये भी अक्सर समझते हैं कि अक्सर कई मदर्स ऐसे करती हैं, छोटे बच्चों को भी फीडर में या बॉटल में डालकर जो है वो दूध पत्ती भी दे रही होती है। दे रही होती आपने दूध में किसी भी चीज़ को ऐड कर कोई दिया, जूस डाल के तो दे दिया आप ये मार्केट समझ लें आपने दूध को ज़ाया कर दिया। दूध में ना आपने चीनी ऐड करनी है, ना आपने उसके अंदर पत्ती वगैरह चाय की कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है। अगर आप ये जो ब्लैक टी है इसका कहवा वैसे ही पिए तो वो अच्छा है। रिवाज बनता जा रहा है बाहर के जूस इस्तेमाल, टिन जूसेस इस्तेमाल करने का, क्योंकि जो घर में निकालते हैं उसमें एक प्रॉपर ग़िज़ा होती है, हमें ताकत मिलती है, लेकिन एफर्ट भी होती है, और ये पीपल हमारे जो है मेहनत करने से घबराते हैं। क्या पैगाम देंगी वो जो जूस कितना नुकसानदायक है हमारी सेहत के लिए? पहली बात ये कि कोशिश करें फूड लेवल्स को ज़रूर पढ़ें, हमेशा लेबल रीडिंग ज़रूर करनी चाहिए। मैं जब ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो जो वहाँ पे सारा सेल्स स्टाफ होता है वो मेरे सर पे खड़ा हो जाता है कि शायद मैं कुछ ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं, काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ने में टाइम लगा देते हैं। फूड लेवल्स पढ़ें, ये याद रखिए कि हम इन पे मेजॉरिटी पे जूस नहीं ड्रिंक लिखा होता है। जितने आपको डब्बे के बाजार में जूसेस मिलेंगे, ये एक ट्रेंड है कि हम उसको जूस बोलते आ रहे हैं बचपन से, क्योंकि पहले यहाँ कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये जूसेस नहीं है, ये सिंपल फ्रूट ड्रिंक्स हैं जो कि चीनी से बने हुए हैं, इनके अंदर नेचुरल जूस नहीं है। अगर आप जूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहली बात तो ये जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो जूसेस का इस्तेमाल ना करें, वो कच्चे फल इस्तेमाल करें, उससे पेट भर जाएगा। एक दरमियाने साइज के फ्रूट में अगर 60 कैलोरीज हैं, आप मैक्सिमम 2 फ्रूट खा लेंगे, आपका पेट भर जाएगा। लेकिन जूस जो है, एक गिलास आप पियेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और एक गिलास जूस बनाने में आपको कम से कम 4 से 5 फ्रूट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो यानी उसकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। जूसेस अगर आपने इस्तेमाल करने, आप घर के जूसेस का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये भी एक बड़ा कॉमन है कि हम अक्सर देखते हैं जो शुगर केन जूस है उसका इस्तेमाल करते हैं लोग हेपेटाइटिस में। उसकी एक ख़ास वजह ये है लिवर पेशेंट्स में इस्तेमाल करने की कि
उसमें जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स का, सिंपल शुगर्स का एक बड़ा अच्छा सोर्स है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, क्योंकि जो लिवर पेशेंट्स हैं बड़े ज़्यादा, उनके अंदर ना एनर्जी लेवल बहुत लो हो चुका होता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है यहाँ पे, सही, क्योंकि हाइजीन का इशू बहुत ज़्यादा है, हम सफाई से नहीं उसको बना रहे। बिल्कुल। मैं आपसे कहूँगी कि हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे, इनको ग़िज़ा के बारे में मुकम्मल हमने आगाही फराहम की है, इनको लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज यही देना चाहूँगी कि देखें, डाइट के साथ एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लिए आधे घंटे से पौने घंटे का टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप रोज़ाना 30 से 45 मिनट्स की वॉक ज़रूर करें। ठीक, डेली अगर कर रहे हैं तो आधे घंटे की कर लें, अगर मुश्किल है वीक में 5-6 दिन कर सकते हैं तो पौने घंटे से 1 घंटे की एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे वो सिंपल वॉक क्यों ना हो। डाइट आपको चाहे कोई जो मर्जी बोले, आपको बैलेंस डाइट ही लेनी है। आपने वेट कम करना है तब भी बैलेंस डाइट लेनी है, आपने वेट अपना गेन करना है तब भी बैलेंस डाइट फिर से वही चीज़ के टाइम पे खाएं। जब तक आपको कोई डॉक्टर या डाइटिशियन किसी भी खाने वाली चीज़ को मुकम्मल तौर पे मना ना कर दे कि ये आपने नहीं खानी, तब तक प्लीज़ इंटरनेट से पढ़कर खुद से अपने डॉक्टर मत बनिए, क्योंकि इस तरह आप अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उम्मे फरवा साहिबा, आपने हमें अपना ख़ास वक्त दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। फीडबैक के लिए आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो के लिए हमारी वेबसाइट को फॉलो करें www.ynn.news। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।